अब हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन और किसान सभा के बारे में। चंपारण, बारदौली, बेगू और बिचौलिया में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन। तो बिचौलिया किसान आंदोलन था भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के से कौन संबद्ध नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू संबद्ध नहीं थे और इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा से संबद्ध थे। वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत सभा का गठन किस नेता ने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकआउट का एक स्वरूप जो वर्ष 1918 में दिखा था, कहाँ दिखा था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कब चलाया गया था किसानों द्वारा? प्रतापगढ़ जिले में 1919 में नाई धोबी बंद आंदोलन। वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था, तो अवध में किया था बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए। उनके प्रभाव क्षेत्रों के सही सुमेलित करना है तो सहजानंद सरस्वती बिहार से संबंधित थे। खुदाई खिदमतदार NWFC स्वामी रामानंद हैदराबाद। अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे तो स्वामी सहजानंद। अवध में एक आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन करना। तो अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नगद में परिवर्तन करना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ तो वो जगह थी लखनऊ। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया उनकी मृत्यु के ठीक पहले। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लेने वाले कांग्रेसी नेता थे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू और भगत सिंह में से बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े थे। बारदौली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल और भारतीय किसान सभा से संबद्ध थे NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी से फजलुल हक बगास्त संघ से संबद्ध थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी ने बारदौली पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठनात्मक क्षमता के कारण जिस आंदोलन में दी थी वो थी बारदौली सत्याग्रह में। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ से संबद्ध स्थान है पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना राज्य में। एवं साम्यवादी दल भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की VP वाडिया ने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की महात्मा गांधी ने। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड कांग्रेस 1920 बम्बई में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। आगे बढ़े। वर्ष 1929 की नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था MN रॉय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र भारतीयों के समूह के मुखिया थे MN रॉय। कानपुर षड्यंत्र मुकाबला जिस आंदोलन के नेताओं के द्वारा था वह था साम्यवादी दल। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारियों के चरण का समय था क्या? ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारियों का चरण का समय था
1926 से 39। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया एम.एन. रॉय ने। सत्येंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगला है रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला हत्याकांड 1919। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया है वह है इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रॉलेट एक्ट का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 में। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। रॉलेट एक्ट के संदर्भ में सही कथन है रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमीशन की सिफारिश पर आधारित था और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। आगे बढ़े। अगला है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जब लॉर्ड चैम्सफोर्ड रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना। जलियांवाला बाग नरसंहार सत्याग्रह से संबंधित है। रॉलेट सत्याग्रह अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। रॉलेट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चालू किया था। अगला है द अनार्किल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट कहा जाता है। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो रॉलेट एक्ट का बनना जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ अमृतसर में। काफी संख्या में लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। अगला है 30 मई 1919 को अपने अलंकरण ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले थे तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था शंकर नायर ने। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि का त्याग किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि का त्याग किया था। जलियांवाला बाग नरसंहार डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया तथा वर्ष 1919 में अमृतसर अधिवेशन की घटना का सही क्रम है। तो सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया, उसके बाद जलियांवाला नरसंहार, 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है जलियांवाला बाग की घटना से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को लंदन में मार डाला था किसने? ऊधम सिंह ने। जलियांवाला नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है तो जलियांवाला नरसंहार। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला के विशिष्ट ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, द रॉलेट एक्ट। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया था शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे भारत में मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। गांधी जी की अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था वह, जिसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्राप्त नहीं होगा, तो महात्मा गांधी ने देखा था। खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खान ने, वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। तो
मोहम्मद अली जिन्ना ने कैसा गांधी जी को आगाह किया था। मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद एम ए जिन्ना में से जिसने खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी, तो ये मोहम्मद अली एम ए जिन्ना ने की थी। खिलाफत आंदोलन का परिणाम था हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। वह व्यक्ति जिसे 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन में मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली और स्वामी सद्दानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह हुई थी इलाहाबाद में। इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। एचिंसन ने इस कथन का संबंध है जिस घटना से है वो खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 और 19 से 22 तक। तो एचिंसन का कथन था कि इस मिसाल में हम हिंदुओं को मुस्लिमों से भिड़ा नहीं पाए। 1921 का मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी, तो खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी। 1921 का मोपला विद्रोह। अगला है असहयोग आंदोलन। वर्ष 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था सर सी आर दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन। खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार और रॉलेट एक्ट से वह कारण जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण नहीं था, तो नमक कानून। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किया महात्मा गांधी के नेतृत्व में। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे, तो बिहार सरकार ने की थी। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया, वह थी केसरे हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी, तो चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास में से वह नेता जिसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया किंतु परिणाम नहीं देख सका, क्योंकि 1 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, छपरा से। चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि है 4 फरवरी 1922। चोरा चोरी स्थित है गोरखपुर जनपद में। गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था चोरा चोरी कांड के कारण। चोरा चोरी घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदौली में। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में प्रारंभ हुआ और यह समाप्त हुआ था 1922 में। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। डॉक्टर मुंजे ने असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम है। चोरा चोरी में पुलिस हत्या, गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। घटनाओं का सही क्रम है चोरा चोरी कांड, बारदौली प्रस्ताव और असहयोग आंदोलन का स्थगन। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि ये निष्ठुर बर्बादी है।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी। काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। वर्ष 1921 से 1922 में असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम एकता। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1909 में पार्लियामेंट्री सुधार हुआ और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ। अप्रैल 1919 रॉलेट सत्याग्रह हुआ। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, सही है। इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था, ये भी सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। असहयोग आंदोलन के दौरान वह व्यक्ति जिसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा को केवल 20 दिन बचे थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ने अपने पटना कॉलेज को छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के दौरान, जबकि मात्र 20 दिन बाद उनकी परीक्षा थी। असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जमुना दास और द्वारका दास, कावसजी जहांगीर, P सेठना और सितलवाड़ आदि ने। आगे बढ़े। स्वराज पार्टी का गठन 1923। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से हुई थी वह है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिलों में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, स्वराज पार्टी का निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था, तो CR दास ने दिया था। स्वराज पार्टी का गठन की सफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की सफलता के बाद हुआ। मोतीलाल नेहरू CR दास द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, C राजगोपालाचारी में से दल में नहीं था, तो C राजगोपालाचारी नहीं थे। मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। और इस दल में कौन नहीं था? इस दल में C राजगोपालाचारी नहीं थे, जबकि श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास और विट्ठल भाई पटेल इस दल में थे। मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर राजेंद्र प्रसाद में से एक स्वराज पार्टी से संबद्ध नहीं थे, तो राजेंद्र प्रसाद संबद्ध नहीं थे, जबकि मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर स्वराज पार्टी से संबद्ध थे। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किया था श्री कृष्ण सिंह ने। घटनाओं का सही कालक्रम है लखनऊ समझौता, उसके बाद जलियांवाला हत्याकांड हुआ, फिर बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई और स्वराज दल की स्थापना। स्वतंत्रता पूर्व भारत में वह व्यक्ति जिसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो वह थे मोहम्मद अली जिन्ना। देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी CR दास ने। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर गठन किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर थे विट्ठल भाई जे पटेल। वे राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो सन 1927 साइमन कमीशन भारत आया। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? भारतीय जन आंदोलन हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था वर्ष 1927 में। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में जिस उद्देश्य से आया वो था संवैधानिक सुधारों पर विचार के लिए। अगला है साइमन कमीशन का वह सदस्य जो उदारवादी दल का था, तो सर जॉन साइमन, जिसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। लॉर्ड इरविन। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था। साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता। साइमन कमीशन के संबंध में सही है। उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी। भारतीय
नेताओं में उसका विरोध किया गया था। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही है। इसने प्रांतों में द्वैत शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की मंजूरी की। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज करने के कारण पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी लाला लाजपत राय को। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी एमएल नेहरू ने। राजगोपालाचारी और सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल मोतीलाल नेहरू, गोविंद बल्लभ पंत, सर तेज बहादुर सप्रू, जयकर और जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम में से सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी? तब सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा की गई थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से कौन संबद्ध थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय क्या था? तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित की गई थी और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था, तो 1929 के दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में रखा था मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रस्ताव। कांग्रेस दल की उग्र शाखा जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग स्थापित की गई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी लीग स्थापित की? इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस लीग। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए। मौलाना हसरत मोहानी ने कहा था ऐसा। वर्ष 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा हसरत मोहानी ने। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था वर्ष 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया 26 जनवरी 1930 को। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन को कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने कब पूर्ण स्वराज को लक्ष्य घोषित किया था? तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में घोषित किया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। स्वतंत्रता पर नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया। 31 दिसंबर 1929 को स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी, लाहौर अधिवेशन 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में कौन कौन क्या शामिल था? भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया था लाहौर सत्र में। दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी 12 मार्च 1930 को। गांधी ने कहां से प्रारंभ की थी दांडी यात्रा? 12 मार्च 1930 को साबरमती से प्रारंभ की गई थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, दांडी से प्रारंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। तो गुजरात के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी। गांधी की नमक
आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदौली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक भागीदारी मानी थी। तो नमक सत्याग्रह में सर्वाधिक भागीदारी रही थी महिलाओं की। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया दांडी मार्च के बाद। दांडी यात्रा चली थी 24 दिन तक। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा गांधी इरविन समझौते में से सबसे पहले हुआ था साइमन कमीशन का आगमन। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन 1930 में चलाया गया। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। कारण सही है, कथन सही है, परंतु कारण गलत है। दरअसल नमक आंदोलन का उद्देश्य था देश को जोड़ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में सत्य कथन है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। किस किस को सजा दी गई थी नमक कानून तोड़ने पर? मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के.एम. मुंशी। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। ये कथन किसका था? ये गांधी जी का कथन था दांडी यात्रा के दौरान। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सत्य है। यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी साबरमती आश्रम से होकर। इसका समापन दांडी में हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई थी। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयब जी ने। महात्मा गांधी दर्शना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में थे। वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में बैठाया था तो वो वेब मिलर थे। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था। सी राजगोपालाचारी ने संगठित किया था उस अभियान को। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों को नमक के साथ एक और कर का विरोध किया, तो वो था चौकीदारी कर, जिसका बिहार के लोगों ने विरोध किया था। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स नाम से पहचाने गए खुदाई खिदमतदारों ने आह्वान किया था पठान क्षेत्रीय राष्ट्रीयवादी एकता और उपनिवेशवाद के संघर्ष के विरुद्ध। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। अंग्रेजों को निकालने के लिए गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। वर्ष 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बेगूसराय का चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बिहार पीसीएस के पेपर के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रमों को। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधा बाई को कब गिरफ्तार किया गया? 13 जून 1932 को। प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी पटना की। गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। गांधी इरविन समझौते में सम्मिलित मांगे थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करना, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। 5 मार्च 1931 को हुआ था कौन सा समझौता? गांधी इरविन समझौता। वह आंदोलन जिसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया गया था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तेज बहादुर सप्रू। इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा था सरोजनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था? एलन कैंपबेल जॉनसन ने। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल द्वारा कर रहे थे, मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प पारित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था एच.सी. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है
गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध घटनाओं का सही क्रम है गांधी इरविन समझौता, राजगुरु को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाओं का सही क्रम है गांधी इरविन समझौता, भगत सिंह को फांसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। उसके बाद हुआ था पूना समझौता, गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू में से वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, तो मौलाना मोहम्मद अली। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है, यह 1930 में आयोजित हुई थी। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलनों में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, तो ये गलत है क्योंकि महात्मा गांधी ने किया था। गांधी इरविन समझौते 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था, तो सही है। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? किंग्सले हॉल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका नाम था SS राजपूताना। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 तक में खाली हाथ भारत लौटे थे लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिस प्रश्न पर सफल रहा था वो था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था तो BR अम्बेडकर थे। BR अम्बेडकर ने पहले, दूसरे, तीसरे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकें प्राय प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलनों के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उसी रूप में उनका गलत होगा। ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं, ये तीनों अलग अलग सम्मेलन थे और इसमें तीनों में जो उपस्थित हुए थे उनका नाम था BR अम्बेडकर। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। सांप्रदाय अधिनिर्णय घोषित किया रैमजी मैकडोनाल्ड ने। अगस्त 1932 में रैमजी मैकडोनाल्ड को सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार निर्वाचक समूह बनाया अछूतों के लिए। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, सही है। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीट आरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल से होता था। दोनों सही और स्पष्टीकरण करता है। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत में पृथक चुनाव क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित की थी मुसलमानों, सिखों और अनुसूचित जातियों को। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया था कम्युनल अवार्ड के समय। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता इसलिए किया कि रैमजी मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए सीटें थी। सांप्रदायिक अवार्ड में 71 थी और पूना पैक्ट में 147 थी। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था, सही है। उसके माध्यम से संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सीटों का आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। कथन कारण दोनों सही है और आगे की व्याख्या करता है। आगे बढ़े। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी, सही है। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। तो ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। BR अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था, पूना समझौता। पूना समझौते के हस्ताक्षर किए थे सांप्रदायिक अधिनिर्णय के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के बाद। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौता पर गांधी जी के समर्थकों और अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात संपादित किया गया पूना समझौता। बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, एम के गांधी में से 1932 में ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय और सी राजगोपालाचारी ने, गांधी जी ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष थे जी डी बिरला। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। महात्मा गांधी क्षणिक बूंद की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, ये कथन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। कांग्रेस समाजवादी पार्टी 1934। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। एम एन रॉय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पट्टम तानु पिल्लई, आचार्य नरेंद्र देव में से कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक था जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। अप्रैल 1946 में श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। इसका समस्त भारत में वृहद व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। वर्ष 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। तो पंजाब में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। वर्ष 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानमंडल चुनावों में मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंगाल राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। बंगाल में बंबई, असम, उड़ीसा, बिहार में से वह प्रांत जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, तो बंबई और असम में। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी कितनी? 5। 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना मध्य प्रांत, उड़ीसा में। वह प्रांत जहां वर्ष 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, तो बिहार, मद्रास और उड़ीसा में। बिहार, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब में से वह प्रदेश जिसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ, तो पंजाब थी। 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था 28 माह। बिहार के पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था श्री कृष्ण सिन्हा ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था वर्ष 1939 में। कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंध रिपोर्ट का सही कालक्रम है पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। आगे कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, वो गुजरात में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ये त्रिपुरी कहाँ है? तो त्रिपुरी है जबलपुर में, जहां से 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरी अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। त्रिपुरी अधिवेशन 1938।
सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा जिस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था वह था कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन। वह भारतीय राष्ट्रवादी नेता जिसने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला, तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है देसी रियासतें। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो बटलर कमेटी कब स्थापित की गई थी? 1927 में। इसका उद्देश्य था भारत सरकार और देसी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संघों में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक हुआ 1947 में। राज्यों के विलीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे सरदार पटेल। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी जिन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित रहा वह थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था 26 अक्टूबर 1947 को। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के पंजाब, असम, बंगाल तथा बिहार में से वह प्रांत जिसमें एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी, तो पंजाब ने। देसी राज्यों में से यथावत समझौते के पक्षधर था हैदराबाद। यथावत समझौते का पक्षधर कौन था? हैदराबाद था। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति थी पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया नहीं, क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। नहीं, दोनों ही कथन गलत है। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। हाँ, सही कथन। कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय की जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। पाकिस्तान की मांग। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था सर मोहम्मद इकबाल ने। सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था मोहम्मद इकबाल ने। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था सरोजनी नायडू ने। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ वक्तव्य किया था सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही कथन है वे 2 राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। मुसलमानों के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति हुई थी 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में मुस्लिम के लिए पृथक देश की मांग अभिलक्ष्य हुई थी। नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा था रहमत अली ने, जो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया 1940 में। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन ने पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था कुली कुज्जमा ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को मान्यता दी गई थी लाहौर में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने अधिवेशन में किया था, तो लाहौर अधिवेशन में किया था। वह तिथि जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया 23 मार्च 1943। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही चुना गया विनोबा भावे को। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के प्रथम सत्याग्रही चुना गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो प्रथम सत्याग्रह चुने गए थे विनोबा भावे और व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे जो सत्याग्रही चुने गए थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन 1942। भारत में क्रिप्स मिशन आया था वर्ष 1942 में। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की
प्रारूप घोषणा जो सर स्टीफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे। भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय नहीं ले सकता है। कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है और भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। ये क्रिप्स मिशन में ब्रिटानिया सरकार के प्रारूप की घोषणा थी। 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। क्रिप्स मिशन के संबंध में सही है। युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य। कोई भी सूबा भारतीय संघ के बाहर रह सकता था। वह जिनकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, तो महात्मा गांधी। इस प्रस्ताव में सम्मिलित प्रावधान है संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए। आगे बढ़ते हैं। वह प्रधानमंत्री जिसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा, विंस्टन चर्चिल। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद। गांधी जी को आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा, लॉर्ड लिनलिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समिति के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया वर्धा में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई में जिस मैदान में पारित किया गया उसका नाम था ग्वालियर टैंक। भारत छोड़ो प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत छोड़ देंगे, जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। करो या मरो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य कथन है, यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। नारा दिया था भारत छोड़ो का यूसुफ मेहर अली ने। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। किसी भी पार्टी ने नहीं किया था, ना हिंदू महासभा ने, ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और ना ही यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने। ए आजाद, अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो का समर्थन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन ने भारत छोड़ो प्रस्तावित किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको सपोर्ट किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बना था महात्मा गांधी ने। तो आलेख किसने बनाया था भारत छोड़ो का? महात्मा गांधी ने। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन का फल था क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया उषा मेहता ने। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे राजा राम मनोहर लोहिया। कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम कौन प्रसारित करते थे? राम मनोहर लोहिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे का नाम है लुई फिशर। महात्मा गांधी की जीवनीकार लुई फिशर था एक अमेरिकी पत्रकार।
भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे बिहार और संयुक्त प्रांत में। लॉर्ड लिंडनखो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। एक और आर दोनों सही तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया था बंबई में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था मुंगेर। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था जयप्रकाश नारायण ने। गंगाराम एवं खीनदेव नामक 2 भाई शहीद हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ए सही है किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 में कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। ए और आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिन आंदोलन ने अरुणा आशफ अली की भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप में प्रमुख महिला संगठक थी। जिसके साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी बलिया और सतारा में। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों ने मिलकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की। केंद्रीय कार्यकारी परिषद इस प्रकार गठन की गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय नेता हों। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाएं। संविधान का निर्माण कराने वाली निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिरोध का हल हो। में से एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था, तो संविधान गतिरोध का हल। ऑपरेशन रूबिकॉन कूट संबद्ध था जेल में गांधी के आमरण अनशन से। मातंगिनी हजारा, कनक लता बरुआ, अरुणा आशफ अली, शांति घोष में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध नहीं थी? तो शांति घोष नहीं थी, बाकी मातंगिनी हजारा, कनक लता बरुआ और अरुणा आशफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध थी। अगला है सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। आइए दिमाग की उपस्थिति मोहन सिंह की। आईएनए एक मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आईवाचे फूजीवारा का। आईएनए की स्थापना हुई थी 1942 में। आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। वर्ष 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तात्कालीन मलय में। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन के समय सक्रिय सहयोग दिया था रास बिहारी बोस ने। आजाद हिंद फौज का प्रथम प्रधान कार्यालय स्थित था रंगून में। राशिद अली, शहनवाज पी सहगल और वीसी दत्त में से वह व्यक्ति जो आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे, तो वीसी दत्त आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे, जबकि
राशिद अली, शहनवाज, पीके सहगल, ये सब जुड़े हुए थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। वह व्यक्ति जो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े, तो शीलभद्र याजी। द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना बनाई सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जय हिंद नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। आजाद हिंद फौज दिवस मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को। आजाद हिंद फौज का वह सैनिक जिसको 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया, तो राशिद अली। गुरुदयाल सिंह, प्रेम सहगल, मोहन सिंह शहनवाज में से आजाद हिंद फौज का वह अधिकारी जिसे लाल किले पर चलाए गए मुकदमा का सामना नहीं किया, तो मोहन सिंह ने। वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी भूलाबाई देसाई ने। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया था लाल किला दिल्ली में। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में। वर्ष 1945 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी भूलभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू में से नहीं की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो दिल्ली जो मुकदमा हुआ था आजाद हिंद फौज का, उसमें कौन कौन था? भूलाबाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, जबकि सरदार पटेल नहीं थे। अगला है वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं थी वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, आजाद हिंद फौज मुकदमा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में भारत की नाजीवाद, फासीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे जवाहरलाल नेहरू।